आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर के सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में एनर्जी सिक्योरिटी की। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि सस्ती कीमतों पर बगैर किसी रुकावट के एनर्जी सोर्सेज की दस्तयाबी यानी अवेलेबिलिटी। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी बराबर दस्तयाबी प्लस अफोर्डेबिलिटी प्लस आम लोगों की उस तक पहुंच यानी कि एक्सेसिबिलिटी। लेकिन अगर देखा जाए तो एनर्जी की हमारी ज़रूरतें दो तरह की होती हैं, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म। तो ख़ास बात यह है कि एक नेशन के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर हमारा मकसद लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने का है और ऐसे में हमारे जानने वाली समझने वाली बात यह भी हो जाती है कि एक नेशन के तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में दुनिया में हमारी जो पोजीशन है वो क्या है और लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने के सफ़र में हमारी रफ्तार कितनी है। इसी को समझने के लिए हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है तीन खास मेहमानों को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मेंबर डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया लिमिटेड के एमडी डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम। और जेएनयू के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में फैकल्टी डॉक्टर आलोक कुमार सिंह झा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो हम तीनों का ही वेलकम करते हैं और पहला सवाल हम डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं, हाउ सिक्योर वी आर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। जो डिमांड और सप्लाई का रेशो है वो कितना बेहतर है, क्या बताएंगे आप हमारे व्यूवर्स को? थैंक यू मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या है। इंडिया में एक्चुअली भारत सरकार ने 4 लेयर्स पे काम किया है। स्ट्रेटजी जो रणनीति बनाई है एनर्जी सिक्योरिटी की, वो 4 लेयर पे। पहला है डाइवर्सिफिकेशन इन एनर्जी सप्लाई, जैसे एलएनजी देना है, सिटी पाइप गैस देना है, पाइप पीएनजी देना है, उज्ज्वला गैस देना है, ऑल दिस। दूसरा है एनहेंसमेंट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इसका जो फुटप्रिंट भी बढ़ाना है। अभी तक जो भारत सरकार का टारगेट था वो था 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 2025 तक था। अभी इसको बढ़ा के एक करना है और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 2030 तक करना है। तीसरा है ऑल्टरनेट एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा के तमाम सोर्सेज। इस वैकल्पिक ऊर्जा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गैस, एथनॉल है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस तो नहीं है लेकिन अभी इसका जो पार्टिसिपेशन एनर्जी बास्केट में है वो बढ़ाने के लिए बात हो रही है। वो 15% से 20% तक जाना चाहते हैं। दूसरा जो है हम जो कहना चाहते हैं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, या एनर्जी ट्रांजिशन की बातें होने लगी हैं। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए डॉक्टर गुप्ता एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे बताएंगे आपको। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे है, एथनॉल क्या है। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भारत का आ रहा है, 20% तक हमको जाना है मिक्सिंग के लिए, और तमाम बिलियन क्यूबिक मीटर एल्कोहल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट सोर्सेज ग्रीन होने चाहिए, सोर्सेज रोटन ग्रेन होना चाहिए, सोर्सेज कॉर्न एथनॉल होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम सोलर एनर्जी पे भी जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे कई प्रोग्राम हैं जिनके लिए भारत सरकार कई स्टेजेस में काम कर रही है। ठीक है सर, वो स्टेजेस हम और जानेंगे। जैसे आपने 4 लेयर्स की बात की और हम डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी जो आपसे समझना चाहते हैं वो ग्रीन एनर्जी के बारे में समझना चाहते हैं। और जैसे जितेंद्र स्वरूप जी ने बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन के हम दौर में है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि जो क्लीशे या जो पहले से परंपरागत तौर पर जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें हमको एक शिफ्ट चाहिए ही होगा अगर हम एक्सेसिबिलिटी की, अफोर्डेबिलिटी की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, हाउ स्मूथ इट इज़ और कैसे हो रहा है वो ट्रांजिशन? देखिए, आपने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बोला, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अपार्ट फ्रॉम एट द राइट प्राइस और ए कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी, बिकॉज इन ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल and we are at the mercy of other countries to import, then definitely it's not a proper energy security arrangement. This is point number 1. Regarding now, there are 2 things. So far, energy is being generated on coal,
or fossil fuel, natural gas, and there has been very limited supplies based upon solar or wind or green hydrogen and other means of energy. Now we have to see both the things. Energy should be available locally, and at the same time it should be available at the right price. Right. And for doing that, India made a very rapid strides to make energy available from solar. And we are making rapid progress, not only in generation, but even in the production of local hardware, so that this area is totally protected and insulated, that it become the integral part of the local availability of the energy. Second area is the wind energy, which India is the largest producer of windmills, and this front is also being opened with many industries to generate energy. Third area which is very important, that is the green hydrogen. Green hydrogen is a molecule which is absolutely free from any kind of carbon. So therefore there is no, after utilizing it, there is no pollution in terms of CO2 which is being emitted to the atmosphere. Right. Therefore the entire world is working on it to bring it to a rapid introduction in the energy basket. Unfortunately and fortunately, good part is that India is internationally location-wise the best place to generate renewable energy. And around 60 to 65% of the cost of green hydrogen is towards the green energy what we impart in the electrolyzer to generate green hydrogen. It means India offers the best destination not only to India but to the world community to have ability of green hydrogen from here. In view of this, our Honorable Prime Minister indicated that India could be a export hub for green hydrogen by 2030. But unfortunately it offers many problems, because the nature of the molecule is that it is very light. The transportation storage becomes in itself a challenge. The production of electrolyzers in itself is very complicated. Technology are changing, type of technology are different, making the overall cost of production of green hydrogen quite expensive to start with, to beat with the international manufacturers. ठीक है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उनके लिए मैं थोड़ा आपसे गुजारिश भी करूंगी कि अगर हम थोड़ा सा बाइलिंगुअल या थोड़ा और हिंदुस्तानी भाषा को अगर हम शामिल कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ कि उनके लिए करने को क्या है, वो कैसे जो भी किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर या एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो कैसे समझ सकते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे वो बढ़ा सकते हैं। तो आपसे मैं और बातचीत करूं उससे पहले मैं डॉक्टर आलोक कुमार जी आपसे भी जानना चाहती हूं कि क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे में ये जो अपने आप में जो टर्म है एनर्जी सिक्योरिटी, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और हमारे व्यूवर्स के लिए समझने वाली बात क्या है कि क्यों हम एक नेशन के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर सिक्योर हो जाना चाहते हैं एनर्जी के सेक्टर में, और ये कैसे फ़ायदेमंद है हमारे लिए और हमारा जो बिट है उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। हाँ जी, थैंक यू मीनाक्षी जी। और एनर्जी एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज के वक्त में है, और अगर हम एनर्जी से सिक्योर होंगे तो हम ग्लोबल पावर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इस सिक्योरिटी का जैसे आपने समझाया कि अफोर्डेबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, सबको इंटरप्टेड सप्लाई होना चाहिए, तो इसके लिए जैसे आपने बताया कि दो टर्म्स है, लॉन्ग टर्म भी जिसमें टाइमली इन्वेस्टमेंट करें, सरकार टाइमली इन्वेस्टमेंट करे, पब्लिक पार्टी टाइमली इन्वेस्टमेंट करे, और जो कभी कभी डिमांड और सप्लाई में जो शॉर्ट टर्म इंटरप्शन है उसके लिए शॉर्ट टर्म क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो दोनों पे हम काम कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जैसे कि नेशनल इन्हेंसमेंट एनर्जी एफिशिएंसी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, और इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस बनाना पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और एफिशिएंसी दोनों के लिए। हमें जैसे कि आज के डेट में बोर्ड ऑफ ये BEE जैसे लेवल लगा रहता है कि जैसे 19 इक्विपमेंट हैं एटलीस्ट, उस पर ये उनको नेसेसरी उनको लगाना है। कुछ 4 तो ऐसे कैटेगरी एयर कंडीशन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, इस पर कंडीशन नेसेसरी है कि उनको अपना लेवल देना ही पड़ेगा, बाकी वॉलंटरी दे सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे जैसे कि जो इक्विपमेंट हैं जो उसको बहुत मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। बेसिकली सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में भी अब
लोग काम ऐसा कर रहे हैं कि 50% पावर उसमें कंज्यूम कम हो, बेसिकली वो 70 वाट से हमारे पास 35 वाट की तरफ आ जाए। तो इस पे सारा काम चल रहा है, सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें भी वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर टीचर है उनको स्टाफ को प्रमोट करना पड़ेगा कि देखिए बच्चे हमारे जो देश के भविष्य, उनको पता होना चाहिए कि हम कैसे एनर्जी सेव करें। और एक बार हम एनर्जी सेव की तरफ जाएं, एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर दें कि भैया हमारे पास ये सोर्स है, हमें यूज़ करना है। और हम जैसे कि आजकल हम न्यूक्लियर पावर की तरफ भी मूव कर रहे हैं, थोरियम बेस्ड हमारे पास जो हम बेसिकली उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सोलर पावर की तरफ यूज़ कर रहे हैं। भारत ने उस डायरेक्शन में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। सोलर पावर के पिछले कुछ सालों में कई गुना हमने उसमें सोलर में अपना इम्प्रूवमेंट किया, सोलर पावर में। तो इस तरह से जी बिल्कुल। और हम तो ब्लेस्ड हैं, फॉर्चुनेट हैं उस मामले में, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे यहाँ तो बहुत एक तरह से फ्री तो है ही है, और वो काफ़ी है। मतलब हम गर्म देश क्योंकि कहे जाते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो लेकिन डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो प्रोडक्शन जो है वो किस किस लेवल पर बढ़ रहा है, और 2030 का जो हमारा विजन है एक मुल्क के तौर पर, वो क्या कह रहा है, किस तरह से हम सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि हम 2030 तक और फिर 2047 में, क्योंकि हम डेवलप्ड नेशन का भी एक ख्वाब बुन रहे हैं, तो क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो 2047 तक हमको लेकर जाएंगे, तो क्या विजन है प्रोडक्शन को लेकर? देखिए, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2006-07 में करीब 25 से 26 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करती थी। आज की तारीख में ये कम से कम 30-32 कंट्रीज से इंपोर्ट करने लगी है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी का ये इंतज़ाम किया है। दूसरा, क्योंकि तमाम देशों में वार होती रहती हैं, तब कहाँ से ऑयल आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, तो स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी बायो रिफाइनरीज सेटअप हो रही है। बायो रिफाइनरीज के लिए एक पानीपत में आई है, पराली से बनाएगा, एक भटिंडा में आई है, पराली से बनाएंगे, एक कर्नाटक में आ रही है, एक मंगलौर में, एक MRPL में आ रही है, और एक उड़ीसा में आ रही है। कुछ बेम्बू बेस्ड हैं, कुछ पराली बेस्ड हैं, तो इनसे भी हमको बनाएंगे। दूसरा, कंप्रेस्ड बायोगैस एक अनदर डायमेंशन है जिसपे ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। करीब 62 मिलियन मेट्रिक टन का पोटेंशियल है इंडिया में, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और ये वेस्ट सोर्सेज से बनाएंगे, लाइक म्यूनिसिपल वेस्ट है, लाइक लैंडफिल एरियाज है, या और कुछ इस तरीके के जो रॉ मटेरियल हैं, उनसे कंप्रेस बायोगैस बनाई जाएगी। दिस इज अनदर एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरे इंपोर्ट बिल भी इससे कम होगा। थर्ड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ जो हमारे एरिया हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CGD पाइप गैस का है, या घर घर उज्ज्वला योजना है, या घर घर प्रधानमंत्री बिजली का योजना है, ये सब चीज़ें जा रही हैं, इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ रही है। ठीक है सर। और आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ अब डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी, कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, और हम ये भी मानते हैं और जानते हैं, ये टेक्स्ट बुक का भी हिस्सा रहा है कि वो जो सोर्सेज हैं वो वन फाइन डे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वैसे में हमें शिफ्ट होना ही है। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो ट्रांजिशन जैसे आपने बताया, उसमें इथनॉल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सोलर हो सकता है, अलावा इसके और कौन कौन सी चीज़ें आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, कि वो भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम उसके ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, एंड वो बहुत एक अच्छी चीज़ है? देखिए, एक तो मैं बतलाना चाहूँगा, ये हम धीरे धीरे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हम काफ़ी फास्ट पेस से शिफ्ट कर रहे हैं। और 85% जो अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं, एंड मोस्टली ये सारा फॉसिल फ्यूल है। तो ये नहीं है कि फॉसिल फ्यूल अपन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नहीं चाह रहे हैं, बट डीकार्बोनाइजेशन के लिए जो अपन ने नेट गोल्स दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाई 2070, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है देन टू टेक आउट ऑल फॉसिल फ्यूल फ्रॉम आवर यूज इन इंडिया। एंड नाउ द टोटल क्वांटम ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हाट आज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और आगे उनकी जो ग्रोथ बढ़ेगी,
कंट्री की ग्रोथ जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। Exactly. तो इसका टोटल जो रिप्लेसमेंट अपने को करना है फ्रॉम ए लोकल अवेलेबल फ्यूल्स, दैट इज द की पॉइंट। हर एक को समझना पड़ेगा एनर्जी अपने को लोकली अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया, आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बट इन एनर्जी में प्रॉब्लम क्या होती है, इनको स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी बिजली है, आपका सूरज है, आपने बिजली बनाई बट बिजली को स्टोर नहीं कर सकते, उनके लिए फिर आपको बैटरीज की जरूरत पड़ती है। और बैटरीज के लिए आपको मालूम है कि लिथियम बैटरी काफ़ी स्टोरेज एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर दूसरा आता है अपना ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि अपना कंट्री के अंदर बहुत रिसर्च भी चल रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पे PLI स्कीम दी हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए, R&D के लिए दी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी हैं, सेफ्टी के लिए दी हैं। जो मोस्ट प्रेफर्ड पाथवे है फॉर आवर कंट्री, दे आर टू विच ए न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड ऑन थ्योरम whatever scientists from GNU indicated, and second thing is the most important, that is the ethanol. Is the right pathway for India, it is a low hanging fruit, because जो ethanol बनाते हैं, अभी तक ethanol बनाते हैं मोलेसिस से, केन शुगर से, ब्रोकन राइस से, नॉन एडिबल फूड ग्रेन से। उसके बाद अगर बनाते हैं तो अपने को फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या करना है, एथेनॉल से आप अपनी सारी गाड़ियाँ चला सकते हैं, इट इज कार्बन न्यूट्रल। दूसरी चीज़, एविएशन टरबाइन फ्यूल का बहुत ज़्यादा मार्केट है, और एथेनॉल इंडिया में बनेगा तो अपन एविएशन टरबाइन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल सारे वर्ल्ड को सप्लाई कर पाएंगे। तीसरा, जो LPG अपन यूज करते हैं, एथेनॉल विल रिप्लेस द सारा आपका LPG रिप्लेस हो सकता है। तो एंड फोर्थली, एथेनॉल से कोई भी केमिकल आप बनाना चाहते हो, केमिकल बन सकते हैं। आपके जो पेट्रोकेमिकल की एथिलीन होती है वो बना सकते हैं, एथिलीन ऑक्साइड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं आप इससे। लेकिन अभी कहाँ हैं हम इन सब चीज़ों में? हम सकते हैं, वो तो आइडियल है, लेकिन उसको मैं इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि जैसे आप एथेनॉल से कह रहे हैं कि गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग अगर उसमें हम देखें, कितनी नंबर ऑफ कार्स हैं या कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो हम ये कह सकते हैं कि ये एथेनॉल पर अभी चल रही हैं? मैं आपको बतलाता हूँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या है, ये सारा ग्रेजुअल प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने इसको बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने उस जितना पेट्रोल के अंदर 10% ऑलरेडी मिक्स करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो इसको बोलते हैं E10। अब अपन इसको लेके जा रहे हैं E20 के लिए। E20 के लिए वो एथेनॉल अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अपने रॉ मटेरियल खोजा, और अपने जो कॉर्न होता है उसको बोलते हैं येलो डेंटेड कॉर्न। जो अमेरिका में 95% एथेनॉल बनती है वो डेंटेड कॉर्न से बनती है। तो इसको बोलते हैं, ये खाने के काम में नहीं आता है। इसकी जो उपज होती है, जो स्वीट कॉर्न होता है, अगर आप उसी लैंड में 1 एकड़ होता है, ये 2.5 से 3 एकड़ होता है, बट ये एथेनॉल बनाने के काम आता है। जब आप एथेनॉल इससे बनाते हैं, प्रोटीन भी बहुत बनते हैं, कॉर्न ऑयल भी मिलता है। जब आप एथेनॉल से ग्रीन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। तो अभी अपना गवर्नमेंट का जो फोकस है कि एथेनॉल को इतना पैदा किया जाए और कॉर्न केमिस्ट्री को लाया जाए। इमीडिएटली जब ये कॉर्न अपने कंट्री में होगा तो क्या होगा कि अपने जो फार्मर्स की इनकम है, इमीडिएटली रैपिड ग्रोथ उनको मिलेगा, क्योंकि जो अभी भुट्टा होता है वो तो खाने के काम आता है। जब पेट्रोल और उसकी एनर्जी में दे विल गेटिंग इट, तो इट विल रैपिड ग्रोथ फॉर दैट। क्या है कि अच्छा फिर क्या है, बड़ी बड़ी बायो रिफाइनरीज लगेंगी, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है। अभी जो प्लान गवर्नमेंट कर रही है टू इम्पोर्ट डेंटेड कॉर्न, जब तक अपन 3-4 साल में कॉर्न रेवोल्यूशन अपने कंट्री में क्रिएट नहीं कर देते हैं। तो PhD चैम्बर भी 19 जुलाई को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम कर रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस विद टर्म्स ऑफ द कॉर्न। जो कॉर्न का केमिस्ट्री है, उससे अल्कोहल कैसे बनता है, उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है, उसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं। तो ये 19 जुलाई को ताज पैलेस में PhD चैम्बर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। ऑलराइट सर, तो ठीक है, मतलब हम ट्रैक पर हैं और धीरे धीरे हम बढ़ भी रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि उतना धीरे भी नहीं है, थोड़ा रैपिड भी है कई चीज़ों में। एक ही और मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए ये एथेनॉल ये E20 तक फिक्स नहीं होगा, ही 100 तक भी
जा सकता है। पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। ब्राज़ील में पूरी कारें आपकी 100% एथनॉल से चलती हैं। ओके। तो अपना जब लोकल बनेगा, फार्मर की इनकम बनेगी, तो पूरा ऑटोमोबाइल अपना उसमें होगा, उस पे तो shift एनर्जी होगा। सिक्योरिटी अपने आप खुद ही हो जाएगी। राइट। तो बहुत ही अच्छी सी तस्वीर हम कह सकते हैं कि बन रही है। लेकिन आपसे जो मैं आलोक कुमार झा जी जानना चाहती हूँ वो ये कि अभी तक का जो हम अपना अगर जर्नी देखते हैं इसमें, वो किस तरह की जर्नी है। और जैसे सर ने भी कहा कि एजुकेट करने की ज़रूरत है, जैसे फार्मर्स भी एजुकेट होंगे कि आप इस क्रॉप पर जा सकते हैं और एक तरह से डुअल जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं, ऐसे ही और पूरे सिस्टम को भी एक तरीके से अवेयर और एजुकेट करने की ज़रूरत है। आई होप। जी, जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया, तो आज मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी मिली कि हम इथेनॉल बेस्ड की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको भी कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, वहाँ पर ना कि उनको मतलब नॉलेज देना पड़ेगा, उसमें वो उनको सिखाना पड़ेगा और अपग्रेड भी करना पड़ेगा, ताकि जैसे HRD हम डेवलपमेंट करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उनको रिटेन करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, तो उस लेवल पे काम करना पड़ेगा, ताकि मतलब आम जनता तक हमें ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमारे पास सुविधा काफ़ी है, एनर्जी रिसोर्सेज के हम सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो हम न्यूक्लियर पावर की तरफ भी आगे की तरफ देख रहे हैं। अभी तो हम 3% के आसपास न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, और इस डायरेक्शन में जैसे हमने इंडो US उसमें एग्रीमेंट भी हुआ था, तो थोड़ा सा वहाँ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं, तो न्यूक्लियर वाले में थोड़ा सा। तो बेसिकली हम जो भी हमारे प्लांट्स हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, जो भी हमारा आज का टेक्नोलॉजी है और जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और एक बार एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हम सिक्योरिटी की तरफ ऑलरेडी मूव करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कितना इम्पॉर्टेंट है वो सिक्योर होना किसी भी एक नेशन के लिए, क्योंकि जब हम 2047 की भी बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हमने 2030 तक टारगेट किए हुए हैं। जी, और ये ऐसा टारगेट है जो हम पूरा करने के लिए मतलब कटिबद्ध हैं, सरकार भी कटिबद्ध है और आम जनता भी कटिबद्ध है। आप देखिएगा कि आज के डेट में घर से बाहर निकलते हैं, हम फैन का स्विच ऑफ कर देते हैं। ये एक आम जनता में, एक बच्चों में धारणा है कि चलो इससे हमारा एनर्जी बचत होगा। और जैसे कि सरकार ने एनर्जी कोडिंग किया है बिल्डिंग के लिए कि चलो ये एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, तो इस तरह से मेजरमेंट करने से, जहाँ तक मैं कहीं देखा था, 10,000 मेगावाट तक का उनका टारगेट था, उन्होंने अचीव किया एक साल के अंदर। चलो इस साल में हम इसको इतना हमने अचीव किया है कि हमने इतना बिजली बचाया है। इस तरह से बहुत सारी मेजरमेंट हैं। और एफिशिएंट, जैसे किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनके पास एफिशिएंट पंप जो कि बहुत एफिशिएंटली काम करता है, उनको देना पड़ेगा। उनको ना ही देना पड़ेगा बल्कि टेक्निकल असिस्टेंस भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो इन्वायरमेंटल एक्ट है 2001 का, उसमें बहुत सारे ये प्रावधान किए भी गए हैं कि चलो उनको ये दिया जाएगा, उनको टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाएगा। और बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि आम जनता को भी अवेयर करना पड़ेगा, और हम बेसिकली धीरे धीरे जैसे कि सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं, और 2030 तक जहाँ तक 500 गीगावाट तक का हमारा टारगेट है, तो हम वहाँ तक बिल्कुल पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो आम शहरी की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट आप इसमें डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप जी मानते हैं, क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारे ऐसे इलाके जिसमें खेतों में जो आपके सोलर जो पैनल्स हैं वो लगे हुए हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अब घरों की छतों पर सोलर पैनल्स देखे जा रहे हैं, और वो उस घर की एनर्जी को रिक्वायरमेंट जितना है उसको पूरा करता है, प्लस अगर सरप्लस में है तो आपका एक तरह से बिजली बिल भी जो है वो भी ज़ीरो रहता है। लेकिन उसके लिए क्योंकि एक पॉलिसी की शायद ज़रूरत है, किस तरीके से गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, और जो एक आम शहरी है, इस सिटीज़न ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वो कितना अवेयर है, उसके लिए जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, या वो किस तरीके से बेनिफिट ले सकता है, इस सब के बारे में भी बताइए हमारे व्यूवर्स को। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये पॉलिसी ऑलरेडी है। सोलर पैनल्स के लिए जो बना रहे हैं, चाहे फार्मर्स हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या रूरल एरिया हो या सिटी एरिया, अर्बन एरिया हो, इफ़ दे इंस्टॉल द सोलर पैनल एट देयर टेरेस और इन देयर एरिया, जो सरप्लस एनर्जी है उनके बिल कम करने के बाद रेस्ट गोज़ टू दी ग्रिड में चली जाएगी, और उतने यूनिट उनको क्रेडिट हो जाते हैं, एंड दे कैन एनकैश इट एट एनी टाइम। एक वन है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व लिमिटेड। ये वार टाइम के लिए भारत सरकार ने
5 डे, 10 डे, 20 डेज का रिजर्व रखा है। बाई चांस अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, रिफाइनरी विल बी डाउन, ऑयल वेल्स विल बी क्लोज, एवरीथिंग कैन नॉट बी स्टैंड स्टिल। तो वार के लिए कम से कम मिनिमम सम फीड होना चाहिए। तो दे हैव क्रिएटेड, विशाखापट्टनम में एक अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाया है, एक उड़ीसा में बनाने वाले हैं, एक कर्नाटक में बनाने वाले हैं। इस तरह से 5 to 6.3 मिलियन मेट्रिक टन का स्टोरेज दे आर क्रिएटिंग। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी पर्पज। ओके और ये सिक्योरिटी कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि 15-20 डेज़ का जो स्टोरेज है वो है, लेकिन आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी, वो ये कि हम ट्रांजिशन भी कर रहे हैं, हम अलग अलग एनर्जीज़ पर भी जा रहे हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अभी जो एनर्जी है या जिस तरीके से हम शिफ्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी बेसिकली, और वो किस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कौन कौन से वो छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिससे करके कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप से एक जो शिफ्ट होता है, बीइंग सिटीजन ऑफ दिस नेशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं अगर उन स्टेप्स पर वो चलते हैं, तो वो क्या है? देखिए, जो ग्रीन एनर्जी होती है उसका जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ग्रीन होना चाहिए। वो क्या होगा, जैसे रिन्यूएबल जैसे सोलर से अगर हम पैदा करते हैं तो वो बिल्कुल ग्रीन एनर्जी मानी जाती है। पानी से करते हैं वो हाइड्रो, वो ग्रीन एनर्जी है। अगर हम विंड से करते हैं वो ग्रीन एनर्जी है। कोयले से करते हैं, फॉसिल फ्यूल से करते हैं, क्योंकि उसके लिए कोयला और फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो इसको ग्रीन एनर्जी नहीं बोलते हैं। अभी अपने कंट्री में जितनी भी एनर्जी मोस्टली आई कैन से इवन अप टू 80% आपकी कोल से, आपकी ये फॉसिल फ्यूल से, क्रूड ऑयल से, आपकी नेचुरल गैस से, एलपीजी फॉर कुकिंग, ये सारा पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से एनर्जी एंड कोल से पैदा होती है। और जब उसको पैदा करते हैं, उसको जलाने के लिए एनर्जी को क्रिएट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसलिए ये तो सारा वर्ल्ड लग गया, सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी, फॉसिल फ्यूल हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। फॉसिल फ्यूल को यूज नहीं करने का है। तो अब अपने पास क्या बचता है करने के लिए? सोलर बचती है, आपका ये हाइड्रो बचता है, ये आपका विंड एनर्जी बचती है, ये तो नेचुरल वे ऑफ क्रिएटिंग है। उसके अलावा ही काफ़ी समुद्र से उसकी जो वेव होती हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं टू क्रिएट फ्रॉम द नेचुरल टर्बुलेंस की जो एनर्जी क्रिएट हो सकती है। लेकिन हम इसलिए भी थोड़ा सा परेशानी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जानते हैं इस बात को, और जिस तरह की कंट्री हम हैं, और स्पेशली नॉर्थ की हम बात करें, एक्सट्रीम एक तरीके से टेम्परेचर जाते हैं, जैसे विंटर्स में हम माइनस तक लगभग पहुंच जाते हैं किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में। अभी हम 52.9 डिग्री के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन की शिफ्टिंग की भी बात कर रहे हैं, बट फिर भी जो ग्लोबल वार्मिंग इसको कहें या जो भी इसके जो कारण हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हमारा ही है, हम ही इसके एक तरीके से जिम्मेदार हैं, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या करें हमारे जो व्यूवर्स हैं ऐसा कि वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हों धीरे धीरे, पॉलिसीज़ को भी समझें, अपनाएं और अपनी तरफ से भी पहल करें कुछ चीज़ों की। देखिए क्या है, यहाँ पर मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो मेगा स्केल पे जो एनर्जी गवर्नमेंट सप्लाई करती है, पावर प्लांट्स हैं, उन पावर प्लांट को शुरू है ग्रीन एनर्जी। जब वो एनर्जी अगर ग्रीन नहीं होगी तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन हाइड्रोजन ये उस बहुत बड़ा प्ले करने वाला है इन द एनर्जी बास्केट। सेकंड जो इंडिया सेंट्रिक है वो एथेनॉल है। एथेनॉल विल बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है एथेनॉल to provide energy to automobiles, to aviation turbine fuel, to chemical manufacture, many other things. Compressed biogas and all, ये पूरे यूज कर रहे हैं, और ये अपने पब्लिक के लिए भी, छोटी इंडस्ट्रीज के लिए भी वो यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं। तो हर एक फ्रंट के ऊपर
ये कोशिश की जा रही है कि जो रीन्यूएबल सोर्सेस हैं उसे पावर बनाई यूज की जाए और उसको ग्रीन पावर बोलते हैं। जी ठीक है, तो आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी, वो ये है कि वन थिंग आई कैन जी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बताइए। in addition to what Dr. Gupta ji said very correctly, हाँ in addition to that, change in lifestyle is very important. राइट, क्योंकि हर आदमी आजकल कार से चल रहा है, एक ही आदमी चल एक रहा ही है। चल रहा है। हाँ। 4000 सीसी की कार है, एसयूवी कार है, हाँ हैं, दे आर नॉट मूविंग, मेट्रो दे डोंट प्रीफर। हाँ। और वाटर यूज है दूसरा, हाँ। वाटर स्कैरिसिटी है। अभी कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया। हाँ क्यों? बिल्कुल। बिकॉज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ एक ये है। बेंगलोर जैसे शहर जो Yes, जिनमें कहा जा रहा है कि आप बंगलौर हाँ, के गुड़गांव में है जाइए, और गुड़गांव ये में कह रहे हैं कि आप टैंकर सप्लाई वर्क है फ्रॉम पानी होम की। है या फिर आप रह जाइए Yes, घर yes. पर ही, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता है और बहुत सारी परेशानियां हैं। तो यही सब चैलेंजेस हैं डॉक्टर आलोक जी, क्योंकि आपके हवाले से क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? क्योंकि पॉलिसीज़ हैं, समझ का दायरा बढ़ रहा है, एजुकेट किया जा रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्टिल आपके लिहाज से क्या ऐसे चैलेंज है कि जो हम एक गोल सेट कर रहे हैं कि हम सिक्योर हो जाएं, वो तो एक पूरे देश की, पूरे मुल्क की ज़रूरत भी है और हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं आगे, लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है उसमें? क्यों अचीव इस तरह के गोल करने में कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है? जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने बताया अभी कि हम ग्रीन मतलब एक तरह से ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम तो है। अगर आप जैसे कन्वेंशनल सोर्स का अगर हम बात करते हैं तो कोल में वहाँ पर जो हमारा रेगुलेटरी वहाँ पर बहुत टफ है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना बहुत टफ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं ताकि गांव-गांव तक हमारे पास एनर्जी का सोर्स पहुंच पाए। तो इन सब डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार वाली बात, ये तो बहुत लाजमी है कि हम एक जैसे बहुत लोगों ने किया भी है। और इस तरह से जैसे ऑड इवन प्रोग्राम आया था, या अगर एक ऑफिस में लोग काम करते हैं तो 4-5 लोग तो कार पूलिंग करते हैं, तो उस डायरेक्शन में अवेयरनेस है और लोग एक्चुअली लोग चाहते हैं करना, ऐसी बात नहीं है, लोग करते भी, बहुत लोग कर भी रहे हैं। और मेट्रो के आने से, जैसे हमारा जापान में सिस्टम है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी वहाँ बहुत अच्छी है। अगर आप घर से लेकर ऑफिस जाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारी भी सरकार इस डायरेक्शन में काफ़ी मेट्रो का हुआ, जैसे कि आप देखेंगे अभी बसेस वगैरह बिल्कुल वो आ गई है, कारें वगैरह बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, और सरकार हाइब्रिड कार पे काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है। तो उस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि अब 2030 तक हमारा जो टारगेट है उसको हम डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में काफ़ी अचीव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप जी, तो जैसे अभी भी ग्रिड देके फेल हो जा रहे हैं, टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। ईवी की हम बात करते हैं, ई व्हीकल्स की, मतलब तो वो जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं वो फिर आपके उसी एनर्जी से वो आ रही हैं। तो मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा और एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। क्या आप क्या बताएंगे इस हवाले से कि सही ट्रैक है लेकिन और एफर्ट्स की ज़रूरत है, या थोड़ा सा और पैशनेटली इसको अपनाने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है? कहाँ पर लूप होल आपको नज़र आ रहे हैं कि वो हमको ठीक करने की ज़रूरत है? हमारा एग्रेसिव प्रोग्राम है। एक्चुअली इन मीनवाइल हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया, एनर्जी प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ा था, इंपोर्ट बढ़ गया, बट आवर रिफाइनरी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ वेरी हाई एंड वी आर एक्सपोर्टिंग सम ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो उस तरह से इंटेंसिफिकेशन इज गोइंग ऑन। और अभी रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग इंडिया का जो है वी आर 4th इन रैंकिंग एंड 5th इन सोलर पावर एनर्जी। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हुआ है, इंटेंसिफिकेशन हुआ है, और काफ़ी मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी हद तक पूरे हो रहे हैं। जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन है, वी आर गोइंग टू हाई सी एरिया। अभी सी टेम्परेचर में अगर 1000 मीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है और सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पीपल आर नाउ एक्सप्लॉइटिंग दिस टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एंड इंडिया हैज़ ए वास्ट ओशन लाइन। तो चेन्नई में देयर आर वाटर डिस्टिलेशन प्लांट आर देयर बेस्ड ऑन दिस।
सो काफ़ी प्रोग्राम है, इनोवेशंस की ज़रूरत है, एंड हमारी लेबोरेटरीज काफ़ी काम भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, जी जी। तो दैट वे वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके सर, क्योंकि डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं वाटर, सोलर और विंड एनर्जी की भी, और अगर हम डाइवर्सिफाई नेशन के तौर पर अपने आप को क्योंकि कहते हैं डाइवर्स नेशन है हम, एक तरफ हमारे यहाँ सी लाइन, बहुत कोस्टल लाइन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत लेंदी है, जिसका जिक्र सर ने अभी किया भी। सोलर, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, नॉर्थ क्या, हम पूरे ही अगर ओवरऑल इंडिया की बात कर लें तो सोलर एनर्जी की तो हमारे यहाँ कोई कमी नज़र नहीं आती है। और वैसे ही वाटर जो है वो भी हमारे पास में अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में काम हो रहा है, और एरिया स्पेसिफिक भी मैं अगर आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँ, ताकि जो वहाँ के हमारे व्यूवर्स हैं वो जान पाएँ कि उनके एरिया में ये चीज़ें हो रही हैं और उससे वो बेनिफिट अपने लिहाज से ले पाएँ। जी जी, आपसे सवाल। देखिए क्या है, एक तो अपने को समझना पड़ेगा कि 200 से 300 साल से हम कोयला, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द एंटायर एनर्जी कुड बी कन्वर्टेड टू अ ग्रीन एनर्जी ओवरनाइट। Exactly. This has to be very clearly known to everyone. It is a massive kind of a disruption of the existing technology towards a new regime altogether. एक कोई भी पावर प्लांट लगाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना टाइम लगता है, ये नहीं है उसको निकाला और एक नया लगा दिया। तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज है कि इन जो फॉसिल फ्यूल के, कोल के प्लांट को ना लगाया जाए फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, और जो जितनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से उसकी पूर्ति की जाए। तो दिस इज द एंटायर फिलॉसफी बिहाइंड इट। तो बेस्ड अपॉन दैट तो सारे फ्रंट खोले हुए हैं, जहाँ कोस्टल लाइन के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए 1 किलो के लिए 10 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो वो तो वहीं पर लगेगा जहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो जो कोस्टल लाइन के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेंगे, डिसैलिनेशन प्लांट लगेंगे, और एक और ग्रीन हाइड्रोजन बनती है तो उनके क्लस्टर्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, जहाँ पर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ड्यू टू दी प्रॉपर्टीज, वेरी लाइटर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके क्लस्टर होंगे, उसका चाहे ग्रीन अमोनिया बनाया जाए या और चीज़ें बनाई जाए, वो उधर बनेंगी। वही अभी अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, अभी कोई कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के अभी काम हो रहा है? देखिए अभी गेल ने अनाउंस किया है, उन्होंने काफ़ी बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट अभी रिसेंटली कमीशन किया है। और वो सेंटर ऑफ द आई थिंक मध्य प्रदेश के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट बेस्ड अपॉन द पैम टेक्नोलॉजी दे कॉल इट। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्कलाइन होती है, पैम होती है, सॉलिड ऑक्साइड होती है, तो पैम टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाया है। अब एथनॉल के ऊपर जैसे मैंने जिक्र किया, न्यारा रिफाइनरी ने 2 बायो रिफाइनरी अनाउंस की हैं, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। इस तरह से अच्छा, जहाँ तक इस सोलर की बात है, सोलर पे तो अपनी कंट्री के अंदर बहुत रैपिड पेस से हर जगह सोलर प्लांट लग रहे हैं, बड़ी लार्जर स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। घर घर के अंदर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, घर के ऊपर लगाओ, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। 1 या 2 साल के अंदर उनकी कॉस्ट निकल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए फ्यूचर के फ्री हो जाती है। कोई घर के ऊपर प्लांट लगाता है, 2-3 लाख रुपए खर्चा करता है, उसका पे बैक पीरियड 2 साल में पूरा होता है और पूरी बिजली उसको मुफ्त में मिलती है। तो क्या है कि कब उसकी लाइफ कितनी है? और देखिए जो सोलर पैनल्स की हैं डॉक्टर साहब 15 साल 30 ईयर्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी तो लगती बहुत अट्रैक्टिव है, इसको ग्रीन बोलते हैं। जब ये पैनल रिजेक्ट होंगी तो उनको जैसे न्यूक्लियर वेस्ट के लिए प्रॉब्लम होगी, उनको वो करने के लिए वेस्ट की प्रॉब्लम है, उसके डिस्पोज ऑफ करने में इसके लिए इट गोइंग टू वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम।
उसके बारे में सोचा नहीं गया? नहीं अभी? चल रहा है तभी सोचे? देखिए ये अपनी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है. हाँ. वी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी. Entire green energy will be integrated with the rest of the world with respect to technology and all that. And I think only and only the bottleneck, आपने बोला क्या bottleneck क्या है? हाँ. Bottleneck है funding. Funding. Because India has got the limitations of to spend in everywhere so many things. तो if we have got the funding available, तो काफी rapid progress हो सकती है. डॉक्टर साहब आप मानते हो? यस आई एग्री. पीपीपी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है फिर? जी दोबारा बोलिए. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जानना चाहती हूँ आपसे कि उसका कितना स्कोप है और चल रहा है? अच्छा स्कोप है, जा रहे हैं लोग, ऑलरेडी जा रहे हैं लोग जी. अभी 2 चीज़ें और पेंडिंग है अगर मैं बताता हूँ तो आपको. एक है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, एक है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन. They are already planned, but they are not on board till date. Okay. If they come, it will be just like good energy will flow at cheaper rate. ये नहीं हुआ है. तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का Government हिस्सा है, तो policy, yes, yes, उसमें हमारी बातचीत हो Yes. रही है अभी उस Yes, रिगार्डिंग. ये one of the challenges there, but diplomacy is working on this. ऑल राइट. और आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ डॉक्टर आलोक जी, वो यही है कि आप अभी का जो सिनेरियो है जिसमें अवेयरनेस की भी हम बात कर रहे हैं और एजुकेट करने की भी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी किस लेवल पर आप समझते हैं कि है, या फिर उसको हमने ओवरकम कर लिया है, या जो नियर फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि बेटरमेंट हो तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं दोनों ही लेवल पर? उसमें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बात करें, और जो सिटीजन हैं इस मुल्क के जिनको कि अल्टीमेटली एक बेनिफिट होता है उनकी बात करें. जी, जैसा आपने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें ऑलरेडी चल रहा है इस डायरेक्शन में. और बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे गवर्नमेंट ने एक पीटीए स्कीम आप प्रोड्यूस कीजिए, पीएटी स्कीम प्रोड्यूस कीजिए, एक्वायर कीजिए और ट्रांसफ़र कीजिएगा. क्रेडिट आपको मान लो जो यूज़ करना है बिजली, आपने एनर्जी आपने उससे अधिक अगर बचा लिया तो आप दूसरे को उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह से इस डायरेक्शन में भी काम चल रहा है. और अवेयरनेस तो है ही, सरकार भी अपने तरफ से अवेयरनेस हर जगह पे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फिर सोशल मीडिया का भी हम हेल्प ले सकते हैं. और दूरदर्शन का तो बहुत बड़ा योगदान है इस डायरेक्शन में. और जो प्रॉब्लम है देखिए जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है, वहाँ थोड़ा सा रेट टैपिज्म जो होता है, डिले होता है सिस्टम, उस पर भी सरकार काम कर रही है. मतलब जो गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, टाइम डिले जो लगता था वो कम हो रहा है. उस डायरेक्शन में भी काफ़ी काम हुआ है. और जो हम पब्लिक अवेयरनेस के लेवल पे भी अगर हम जैसे एनसीईआरटी में डालें, बुक में डालें, तो वहाँ भी अब हम बच्चों को एजुकेट करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में अपने आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कैसे हम एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज, जैसे हम अगर एक बार एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर देंगे अपने आप हम सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था हमारे पास पेट्रोल रिजर्व भी जैसे कि 20-22 दिन का हम और क्रिएट करने जा रहे हैं. अभी तो ऑलरेडी विशाखापत्तनम में 10-12-15 दिनों का जैसे इन्होंने कहा था, तो हम सिक्योर भी उस डायरेक्शन में. अगर हमारे पास वार का सिचुएशन हुआ, ऐसा की सिचुएशन, वी आर टोटली सिक्योर, किसी भी हद तक हम सिक्योर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. बट बेटरमेंट के लिए हमेशा हम बेटरमेंट के लिए काम करते हैं ताकि अगले 30-20 साल के अंदर हमारा जो टारगेट है, और डेफिनेटली हम सोलर पावर की तरफ बहुत ज़्यादा हम उस पर डिपेंडेंस हो रहे हैं. न्यूक्लियर पावर की तरफ हम, न्यूक्लियर तो मतलब रिवॉल्यूशन ला देगा जब आएगा, तो बिकॉज बहुत बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ कर पाएंगे वहाँ पर. उसके साथ जो प्रॉब्लम है, उस टेक्निकल जो ग्लिचेज है उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. इंडो यूएस का जो एग्रीमेंट हुआ है तो हम टेक्निकली उसमें भी साउंड हो जाएंगे धीरे धीरे. इंडिया इंडिजिनियसली अपना सारा कुछ बना रही है, तो धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में बिल्कुल सिक्योर होते, इफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो हम सिक्योर होते चले जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर मैं डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी ये जानना चाहती हूँ कि क्या कहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर? देखिए मैं तो यही बोलूँगा कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और इतना बड़ा कंट्री होने के नाते अपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लिए हैं. और यही कह सकता हूँ आपको, इंडिया अभी तक जो फ्रॉम ए इम्पोर्टिंग कंट्री, मेरा अपना है कि 10 से 15 साल के अंदर अपन एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे. उसको कोई रोक नहीं सकता. और जो अपने स्टेप्स हैं, टेक्नोलॉजी हो, नेचर्स की अपने को प्राप्ति या भगवान की कृपा है, उसका पूरा अपने वो मिलेगा. और गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली बड़ी डिसाइसिव
फास्ट गवर्नमेंट डिसीजन में ले रही हैं, उन सब चीज़ों को लगते हुए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। फ्रॉम ए इम्पोर्टिंग कंट्री अपन एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे। और दूसरा, मुझे कोई डाउट नहीं है वो अपना जो प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रीन एनर्जी होगी, और ग्रीन एनर्जी के अंदर हम एक नए टारगेट सेट करेंगे और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को ऑफर करेंगे। वो सारे काम चल रहे हैं। ऑलराइट सर, Thank you. आपका जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी, आपका क्या है कंक्लूड? I fully endorse Dr. Guptaji's concluding Ditto. remark. Government has lot of program, created lot of things, ethanol blending program, gas percentage increase, and biorefineries, green hydrogen, and ethanol, and many more renewable energy. This kind of things going on, and strategic reserve is another part of security. I think we are doing enough. Only thing is we should work with the time frame. That's all for implementation. थैंक यू सो मच। और इसी ऑप्टिमिस्टिक रिमार्क के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी हमारे शो को। थैंक यू सो मच सर, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। कैसा लगा है आपको ये प्रोग्राम, इस पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है DDUrduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।